गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कल के जैसा ही क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी, बट आज हम देखेंगे विथ लेजर। लेजर भी हम इस क्वेश्चन में आज प्रिपेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। आपको दिया है माधव एक्सेप्टेड बिल ऑफ ₹40,000 ड्रॉन बाय काशीनाथ एट 3 months। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो मुझे फर्स्ट ट्रांजैक्शन डायरेक्टली दिया है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। आपको क्वेश्चन में सेल का ट्रांजैक्शन दिया हुआ नहीं है। इट डजंट मीन कि सेल का ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हुआ ही नहीं। सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है बट पास्ट में हुआ है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ऐसा क्यों हम अज्यूम करेंगे? क्योंकि हम जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रेड बिल। ट्रेड बिल में सेल होना कंपलसरी होता है। और एक टाइप होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दैट इज अकोमोडेशन बिल, जिसके लिए सेल ट्रांजैक्शन होना जरूरी नहीं है। बट हम जो कोर्स में है, हमें जो कोर्स में है वो ट्रेड बिल है, कंपल्सरीली सेल हुआ है, इसीलिए बिल ड्रॉ किया गया, ऐसा अजम्पशन लिया जाएगा। बट जब आपको क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है कि सेल ट्रांजैक्शन हुआ, तो मुझे सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री इनके बुक्स में ऑलरेडी पास्ट में रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसका अभी बिल ड्रॉ हो रहा है, ऐसा अजम्पशन हम लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन डायरेक्टली आएगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो देखते हैं हु ड्रॉज द बिल एंड हु एक्सेप्टेड द बिल। माधव एक्सेप्टेड द बिल। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज ड्रॉई, और ड्रॉई को हम राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं। दैट मींस हु ड्रॉज द बिल ड्रॉन बाय काशीनाथ। तो योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन in this question is Kashinath draws a bill, dotted line on Madhav, which is accepted by Madhav and written it to Kashinath। सभी लिखेंगे कॉपी में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिल drawn and accepted। Amount of bill is 40,000 and period of bill is 3 months। सारे डिटेल्स हमने क्वेश्चन में डायग्राम में रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसकी डेट नहीं दी है तो हमको डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन उसके पास है अभी 4 ऑप्शंस। काशीनाथ 3 months तक क्या क्या कर सकता है? रिटेन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स, कलेक्शन, सबका पर्पस अलग अलग होता है। रिटेन अपने पास रखेगा, डिस्काउंटिंग इमीडिएट कैश चाहिए बैंक को देगा, कैश लेगा। बिल एंडोर्स ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, पेमेंट करना था, बिल ट्रांसफर कर दिया। बैंक फॉर कलेक्शन, दोनों पार्टीज अलग अलग सिटीज में है तो रिकवरी के लिए उन्होंने बैंक को सेंड किया बिल फॉर कलेक्शन। इसमें से इसने कौन सा ऑप्शन चूज किया? काशीनाथ गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर ₹39,000। डायरेक्टली अमाउंट दे दी है तो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट डिफरेंस जो रहेगा वो हमें डिस्काउंट अज्यूम करना पड़ेगा। काशीनाथ गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक, तो हम एरो शो करेंगे काशीनाथ टुवर्ड्स बैंक। सेकेंड ट्रांजैक्शन डिस्काउंटिंग। अब बिल था 40 का, डिस्काउंटिंग हो रहा है 39,000 में, यानी बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए होंगे? 1,000। तो सारे डिटेल्स हमने डायग्राम में रिकॉर्ड कर लिए। अब बिल है बैंक के पास, तो ड्यू डेट पे रिकवरी के लिए बैंक जाती है माधव के पास। क्या हो रहा है? बिफोर ड्यू डेट माधव अप्रोच काशीनाथ फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल यानी उसने रिक्वेस्ट किया कि ड्यू डेट पे मैं बिल को ऑनर नहीं कर सकता, मुझे ये बिल को कैंसिल करना है। और रिन्यूअल का मीनिंग है कि कैंसिलेशन करके मुझे नया बिल एक्सेप्ट करना है। तो रिन्यूअल का मीनिंग इज कैंसिलेशन ऑफ फर्स्ट बिल एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल। दैट मीन्स ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड। रिन्यूअल दिया है यानी बिल कैंसिल होने वाला है, यानी ऑन ड्यू डेट होगा बिल डिसऑनर्ड। तो हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन आएगा
डिसऑनर। देन इट वॉज एग्रीड टू पे, इट वॉज एग्रीड यानी दोनों में वापस कुछ एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? काशीनाथ ने कहा आप बिल को डिसऑनर कर रहे हैं, मुझे मंजूर है, बट आपके ऊपर मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ। क्या कंडीशन है? इट वॉज एग्रीड, जो माधव ने भी कंडीशन को एग्री किया, एक्सेप्ट किया। इट वॉज एग्रीड टू पे 30,000 immediately together with interest on the remaining amount at 10% per annum for 3 months, and for the balance Madhav accepted a new bill for 3 months। पूरे सेंटेंस में काफी सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, उन सबको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या क्या ट्रांजैक्शन दिया हुआ है इस पूरे सेंटेंस में? तो आपको दिया है इट वॉज एग्रीड टू पे 30,000 इमीडिएटली, यानी आफ्टर डिसऑनरिंग द बिल माधव को कुछ पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पार्ट पेमेंट करना है? टू पे 30,000 इमीडिएटली। बिल था 40,000 का, जिसमें से ड्यू डेट के बाद माधव के ऊपर कंडीशन अप्लाई की कि आपको 30,000 रुपीज देने हैं। इट वॉज एग्रीड यानी माधव ने भी उसको एग्री किया है। तो माधव ने आउट ऑफ 40,000 30,000 पे करने का एग्रीमेंट किया है। उसके बाद टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ये 30,000 के साथ उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसमें सेकेंड ट्रांजैक्शन आएगा इंटरेस्ट। पार्ट पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है 10% फॉर 3 मंथ्स, एंड फॉर द बैलेंस यानी 40 में से उसने 30,000 तो पे कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा? 10,000। इस बैलेंस का क्या हो रहा है? एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स, वापस नया बिल ड्रॉ हुआ। यानी ये पूरे सेंटेंस में मुझे 3 ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल। तो इसको मुझे सीक्वेंस में अरेंज करना है। इंटरेस्ट को मुझे सेपरेटली तो शो करना ही पड़ेगा, बट अब मुझे डिसीजन लेना है क्या ये इंटरेस्ट इस कैश के साथ रिसीव होने वाला है या ये इंटरेस्ट बैलेंस के साथ बिल में रिसीव होने वाला है। वही आपको थोड़ा सा पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्या दिया हुआ है? इट वॉज एग्रीड टू पे 30,000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी ये 30,000 के साथ ही इंटरेस्ट जोड़ना है। और इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट माधव इमीडिएट कैश में दे रहा है। तो मैंने डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट को मुझे किस में इंक्लूड करना है? कैश में इंक्लूड करना है। हम कैश में भी कर सकते हैं, बिल में भी कर सकते हैं। वो इमीडिएट भी दे सकता है या बिल के साथ भी देने के लिए रेडी हो सकता है। इस क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट किसमें दिया है? ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है 30,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट। 30,000 के साथ वो इंटरेस्ट दे रहा है, 30,000 उसको पार्ट पेमेंट करना है, यानी इंटरेस्ट भी वो कैश में इमीडिएट देगा। अब इन सबको मुझे सीक्वेंस में अरेंज करना है। पार्ट पेमेंट मिलेगा विद इंटरेस्ट, तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि इंटरेस्ट चार्ज हुआ। तो हमारा 4th ट्रांजैक्शन आएगा, इंटरेस्ट चार्ज हुआ और इसको पार्ट पेमेंट में रिसीव किया इन कैश, क्योंकि चेक में रिसीव हुआ ऐसा दिया ही नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि कैश रिसीव हुई एंड बैलेंस अमाउंट का बना न्यू बिल। अब मुझे चाहिए इनकी अमाउंट, तो मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको रेट दिया है, अमाउंट नहीं दी। तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कितना रेट दिया है इंटरेस्ट का? 10% पर एनम। मैंने ये 12 मंथ्स के लिए आएगा, बट हम उसके ऊपर पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज थोड़ी ना करेंगे। वो कितना लेट पेमेंट कर रहा है फॉर 3 मंथ्स, तो मुझे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, जो भी अमाउंट आएगी उसमें मुझे 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो मुझे चाहिए ये अमाउंट। कौन सी अमाउंट लो? 40,000, 30,000 या 10,000? 40,000 तो ये बिल का अमाउंट है, 30,000 वो देने के लिए रेडी है, यानी वो कितना पेमेंट लेट करने वाला है? 10,000। तो इंटरेस्ट कभी भी चार्ज किया जाएगा ऑन बैलेंस अमाउंट, ऑन रिमेनिंग अमाउंट। जितना अमाउंट वो लेट देगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा
10,000 पे 10%, बट फॉर 3 months। तो कैलकुलेट करते हैं। 10,000 पे 10% इज 1,000 into 3/12, 3 4s are, that means 250 is amount of interest, यानी काशीनाथ ने इंटरेस्ट चार्ज किया ऑन माधव 250। अब ये इंटरेस्ट तो उसने चार्ज किया, तो पहले काशीनाथ इन्फॉर्म कर रहा है कि हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 250। ये 250 आप कैश में भी इमीडिएट दे सकते हो या बिल के साथ भी दे सकते हो, बट एग्रीमेंट क्या हुआ, 30,000 ही शुड पे 30,000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी 30 के साथ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यानी कैश उसने दिया 30,250 एंड बैलेंस अमाउंट पे एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 months, यानी 30 में से 10,000 बचे हैं, तो बैलेंस अमाउंट पे नया बिल ड्रॉ हुआ 10,000। आगे सेंटेंस दिया है, दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू बट आफ्टरवर्ड्स माधव बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी माधव का पेइंग कैपेसिटी नहीं रहा, वो पैसे पे करने लायक नहीं रहा। तो जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, कोई पार्टी इंसॉल्वेंट होती है, कोई बिजनेस बैंकरप्ट होता है, तो इसका मतलब है कि उसके एस्टेट से आपको फुल अमाउंट नहीं मिल सकता। जब आपको फुल अमाउंट नहीं मिलेगा तो सबसे पहले बिल को करो डिसऑनर्ड। क्यों? क्योंकि फुल अमाउंट आपको मिलने वाला नहीं है। तो जब फुल अमाउंट नहीं मिलेगा, यानी बिल को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर देखो कि थोड़ा बहुत तो पैसा जरूर मिलेगा। कितना अमाउंट रिकवर हुआ? ओनली 35% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। उसके एस्टेट से सिर्फ 35% रिकवरी हुई, तो योर लास्ट ट्रांजैक्शन विल बी रिकवरी 35%। पूरे ट्रांजैक्शंस को मैंने डायग्राम में रिकॉर्ड कर लिया है, एक बार रिवाइज करो, फिर जर्नल के ऊपर हम बढ़ते हैं जल्दी से। डन। सेल नहीं है इसलिए मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं किया। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक, देन ऑन ड्यू डेट माधव डिसऑनर्ड द बिल, इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज किया, और कुछ पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो मैंने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, बैलेंस अमाउंट पे 10% फॉर 3 months, इंटरेस्ट चार्ज किया 250, बट ये 250 इमीडिएट रिसीव हुआ कैश में, इसलिए कैश रिकॉर्ड की 30,000 प्लस 250, बैलेंस अमाउंट पे बनाया न्यू बिल 10,000। न्यू बिल ड्रॉ होने के बाद माधव बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी वो फुल अमाउंट दे नहीं सकता, इसीलिए पहले बिल को किया डिसऑनर एंड लास्ट में हुई रिकवरी। अब इन सब की हमें एंट्री करनी है, बट आपको जब सेल दिया नहीं है तो मुझे सेल की एंट्री आप एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मैं सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूंगी। बिल ड्रॉ सबको आता है, डिस्काउंटिंग सबको आता है, डिसऑनर आता है, बट आज मैं थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज करूंगी। डिसऑनर, इंटरेस्ट ट्राई करेंगे, पार्ट पेमेंट सिंपल ट्रांजैक्शन, न्यू बिल सबको आता है। अगेन लास्ट 2 एंट्रीज आज मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी, और लेजर को भी आज मुझे वापस एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले 6th एंट्री तक सभी अपने कॉपी में फास्ट विद इन 7 to 8 minutes विथ रूलिंग फास्ट आ जाएंगे। मैं भी बोर्ड पे कर रही हूं, आप भी करेंगे जल्दी से। One and a half page for Kashinath. नरेशन भी कॉपी में मुझे लिखना चाहिए।
मुझे नहीं लगता आपको मेरी हेल्प की जरूरत है टिल 6th। बट एक बार मैं वापस डिसऑनर और इंटरेस्ट एक बार रिवाइज कर लूंगी। आपको आता है मुझे मालूम है, बट फिर भी एक बार हम रिवाइज करेंगे और फिर 7th 8th पे फोकस करेंगे। मुझे मालूम है आपको 7th 8th भी एंट्री आती है, बट फिर भी आप 7th 8th मेरे साथ ही करेंगे। आ जाओ जल्दी से, रूलिंग हो चुका है तो विद इन 6 to 7 मिनट्स सबका हो जाना चाहिए।
यहाँ तक सब आ चुके हैं। एक बार वापस रिवाइज करते हैं सारी एंट्रीज फटाफट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल नहीं है तो मैंने एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया, बट सेल हुआ होगा, पास्ट में कभी कभी हुआ है, उसकी एंट्री भी उन्होंने रिकॉर्ड कर दी होगी। हमें दिए है कि आज बिल ड्रॉ हुआ तो हमने आज से एंट्री रिकॉर्ड की। बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड फॉर काशीनाथ, बिल इज कमिंग इन एंड माधव इज गिवर, उसने एक्सेप्ट करके दिया। फॉर माधव काशीनाथ इज रिसीवर एंड बिल इज गोइंग आउट। ये एंट्रीज तो सबको आनी चाहिए। बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक, यानी काशीनाथ ने अपने पास का बिल बैंक को दिया, दैट मींस फॉर काशीनाथ बिल इज गोइंग आउट 40,000 का, बट अगेंस्ट दिस कैश इज कमिंग इन, बट इंस्टेड ऑफ 40,000 बैंक ने उसको दिए 39,000 एंड 1,000 रुपीज अपने चार्जेस डिडक्ट किए। ये चार्जेस काशीनाथ खुद बेयर करेगा, इसलिए उसके लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। उस एक्सपेंस का नाम दिया है डिस्काउंट। तो एंट्री पास की कैश डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। देन ये ट्रांजैक्शन काशीनाथ एंड बैंक के लिए हुआ, इसलिए माधव इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। ऑन ड्यू डेट काशीनाथ रिन्यूड द बिल, यानी उसने बिल कैंसिल किया, यानी बिल डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर की एंट्री पास की। ड्यू डेट पे बिल था बैंक के पास, बैंक गई माधव के पास, अपने पॉकेट का बिल ऑफ एक्सचेंज माधव को दिया, बट माधव डिसऑनर द बिल। बैंक को जब माधव से कैश नहीं मिलता है तो ये कैश काशीनाथ से वो कंपल्सरीली रिकवर करता है। इन एनी केस काशीनाथ को पेमेंट करना ही पड़ेगा बैंक को इफ माधव डिसऑनर द बिल। तो काशीनाथ ने बैंक को पेमेंट किया ही होगा, दैट मींस फॉर काशीनाथ कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बट ये कैश देनी चाहिए थी माधव ने, तो वो रिकवर करेगा फ्रॉम माधव। ये फैक्ट वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, एंट्री पास की माधव टू कैश और माधव टू बैंक। माधव के लिए बिल इज कमिंग इन, बैंक जब माधव के पास गई थी तो माधव के लिए बिल इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बट इसके अगेंस्ट उसने पेमेंट नहीं किया, आज नहीं किया, बट उसको फ्यूचर में तो करना ही है। टू होम इट इज पेएबल नाउ, टू बैंक और टू काशीनाथ। टू काशीनाथ क्रेडिट, टू होम मनी इज पेएबल, इसलिए एंट्री पास हुई बिल्स पेएबल टू काशीनाथ। ये सब होने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ तो भी एग्रीमेंट हुआ, कुछ पार्ट पेमेंट देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है और नया बिल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने चार्ज किया इंटरेस्ट। कौन इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेगा? काशीनाथ चार्ज करेगा माधव पे, यानी काशीनाथ रिकॉर्ड करेगा कि मुझे 250 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम माधव, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, ये उसका खुद का इनकम रहेगा क्योंकि 250 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स, एंट्री पास की माधव टू इंटरेस्ट। माधव को 250 एक्स्ट्रा पे करना है, यानी उसके लिए एक्सपेंस, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बट वो बताएगा पहले कि ये 250 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेएबल टू काशीनाथ, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, एंट्री पास की इंटरेस्ट टू काशीनाथ। पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ 30,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इसलिए 30,000 में मैंने इंटरेस्ट जोड़ दिया। एंट्री पास हुई काशीनाथ के लिए कैश इज कमिंग इन, क्योंकि माधव उसे पार्ट पेमेंट करेगा, तो फॉर काशीनाथ कैश इज कमिंग इन एंड माधव इज गिवर। फॉर माधव काशीनाथ इज रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ फॉर द बैलेंस अमाउंट, यानी 10,000, 40 में से उसने 30,000 दे दिए, 10,000 बिल का अमाउंट लेना है। 250 इंटरेस्ट में से उसने पूरे 250 इंटरेस्ट कैश में दे दिए, इंटरेस्ट में से कोई भी अमाउंट बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस से सिर्फ 10,000 का नया बिल ड्रॉ हुआ। 10,000 का वापस काशीनाथ के लिए बिल इज कमिंग इन, माधव इज गिवर, उसे एक्सेप्ट करके माधव दे रहा है। फॉर माधव काशीनाथ इज रिसीवर एंड बिल इज गोइंग आउट। इस तरीके से नया बिल ड्रॉ हुआ। यहां तक सबकी एंट्रीज करेक्ट होनी चाहिए। आगे न्यू बिल ड्रॉ होने के बाद काशीनाथ को पता चला कि माधव बिकेम इंसॉल्वेंट। सबको मीनिंग मालूम है, इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा है और असेट्स कम है, उनको क्रेडिट ज्यादा है, उनको लोगों को पैसा ज्यादा देना है, बट उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उसकी कंडीशन नहीं है कि सबको वो फुल पेमेंट कर सके, ऐसे पर्सन को कोर्ट डिक्लेयर करता है एज इंसॉल्वेंट।
अब ये इंसॉल्वेंट होने के बाद उसके पास जो भी पैसा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसको, जिन जिनको पैसा देना है। बट हम सबको फुल पेमेंट नहीं करेंगे, बट सबको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, ये कोशिश लिक्विडेटर की रहती है। ये सबको क्लियर है, इसके ऊपर हमने बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अब जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ, कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हुई, यानी उसकी स्टेट से आपको फुल अमाउंट नहीं मिल सकता, यानी 10,000 अगर काशीनाथ को लेने हैं तो काशीनाथ को तो 10,000 मिलेंगे ही नहीं, उसके कुछ तो भी पैसे डूबने वाले हैं। जब फुल अमाउंट रिकवर नहीं होगा तो आपको पहले बिल को क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर। याद रखने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। जब बिल ड्रॉ होने के बाद इमीडिएट डिसऑनर होता है, यानी बिल ड्रॉ के बाद इमीडिएट ट्रांजैक्शन डिसऑनर का होता है। बिल ड्रॉ हुआ, डिसऑनर यानी वो कैंसिल हो गया, तो आपको कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी पड़ती है। अब कैंसिलेशन के लिए कभी भी रूल अप्लाई नहीं होता, कैंसिलेशन होता है अपोजिट इफेक्ट देने से। तो जो बिल ड्रॉ हुआ उस एंट्री को जब मैं कैंसिल करती हूँ, बिल ड्रॉ की एंट्री की जब मैं कैंसिलेशन एंट्री पास करती हूँ, तो इस एंट्री को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी मेरी एंट्री क्या पास होगी, तब जाके एंट्री कैंसिल होने वाली है। बिल ड्रॉ की एंट्री पास हुई है, अगर बिल्स रिसीवेबल टू माधव, तो कैंसिलेशन की होगी एंट्री अपोजिट, दैट इज यस माधव टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल ड्रॉ होने के बाद इमीडिएट अगर डिसऑनर होता है तो ज्यादा सोचना ही नहीं, बिल ड्रॉ की अपोजिट एंट्री पास कर लेना। तो माधव टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री पास हुई, माधव टू बिल्स रिसीवेबल। मुझे मालूम है काफी सारे स्टूडेंट ने ये एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है, ठीक। बिल डिसऑनर, यहां पर भी जो बिल उसने एक्सेप्ट किया था वो अब पूरे पेमेंट नहीं कर सकता, यानी वो भी पहले बिल की कैंसिलेशन की एंट्री पास करेगा। तो जो बिल एक्सेप्टेड की एंट्री है उसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी कैंसिलेशन की। काशीनाथ टू बिल्स पेबल, ऐसे हमने एक्सेप्टेड की एंट्री पास की थी, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री पास की थी, तो उसको कैंसिलेशन की एंट्री पास होगी अपोजिट, दैट इज बिल्स पेबल टू काशीनाथ। Bills payable account debit to Kashinath account credit 10,000। बिल कैंसिल कर दिया पहले, फिर देखेंगे बिल कैंसिल होने के बाद पूरे तो पैसे नहीं मिल रहे, कितना पैसा मिला वो रिकॉर्ड करो, यानी मुझे नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी है रिकवरी की। कोई ना कोई अमाउंट रिकवर करेगा। कौन रिकवर करेगा? काशीनाथ। किसके स्टेट से? माधव के स्टेट से। तो माधव के स्टेट से तो फुल पेमेंट नहीं मिलेगा। कितना परसेंट रिकवर हुआ? 35%। ये 35% किसने बताया? माधव ने, काशीनाथ ने या लिक्विडेटर ने? सबको मालूम है लिक्विडेटर ने कहा कि काशीनाथ आपको 10,000 तो हम नहीं दे सकते, उसकी स्टेट में पैसा ही नहीं है, आपको उसके स्टेट से मिलेंगे सिर्फ 35%। तो 35% माधव को मिलेंगे एंड बचा हुआ पैसा काशीनाथ को मिलेंगे एंड रिमेनिंग अमाउंट काशीनाथ के डूबने वाली है। तो वो दोनों अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। जो पैसा मिला उसको भी रिकॉर्ड करो, जो पैसे डूब गए उसको भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में हर एक अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो मुझे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहले मैं बन जाती हूँ काशीनाथ को पैसा मिलेगा कितना परसेंट? 35%। यानी ये 35% हमें किसी ना किसी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका कैलकुलेट करेंगे? जितना अमाउंट उसको लेना है। कितना अमाउंट फाइनली इंसॉल्वेंसी के समय लेना था? 10,000। तो 10,000 का उसको मिलेगा 35%, यानी कितना? 3,500। 10,000 में से वो सिर्फ 3,500 उसको मिलने वाला है, यानी कितना अमाउंट उसको कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि माधव इंसॉल्वेंट हो चुका है। उसकी स्टेट से बचा हुआ पैसा आप जिंदगी में माधव से कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, यानी उसके ये पैसे डूब गए। ये इररिकवरेबल अमाउंट है, इसको भी मुझे रिकॉर्ड करना है। तो पहले मैं काशीनाथ के लिए सोचती हूँ। काशीनाथ के लिए
जो पैसा मिलेगा उसको पहले रिकॉर्ड करेगा। कितना अमाउंट रिकवर हो रहा है उसको माधव के स्टेट से 3500। दैट मीन्स फॉर काशीनाथ कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट 3500। 6500 उसको कभी भी मिलने वाले नहीं है, यानी उसके हो गए बैड डेट्स, उसको ये पैसा डूब गया, यानी उसका हुआ ये लॉस है। तो लॉस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उस लॉस को हमें डेबिट करना पड़ेगा 6500। फिर इस लॉस को कोई ना कोई तो नाम देंगे ना। ये कब हुआ लॉस? क्या हमने अपनी खुशी से कहा कि 6500 मत दो? नहीं, उसकी स्टेट्स में पैसा नहीं था, उसके पैसे डूब गए, इसीलिए ये लॉस हुआ। एंड इंसॉल्वेंसी के कारण जो लॉस होता है हम उसको क्या टर्म देंगे? बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब मुझे जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट यानी 10,000 का करना पड़ेगा। हमेशा ये 10,000 के आगे मुझे कोई ना कोई अकाउंट का नाम तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसे ब्लैंक नहीं रख सकती। बहुत इच्छा होती है बिल को डेबिट क्रेडिट करने की, तो पहले तुरंत देख लो एक के पहले की एंट्री, प्रीवियस एंट्री में बिल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, बिल बाहर जा चुका है, तो वापस 8th एंट्री में वो कैंसिल नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, तो मैं बिल को क्रेडिट नहीं कर सकती। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज माधव। माधव को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि माधव का अकाउंट परमानेंटली आपको क्लोज करना है, सेटल करना है, तो माधव अकाउंट, क्योंकि इसके साथ अब आगे में आपके कोई ट्रांजैक्शंस रहने वाले नहीं है, बिल तो कैंसिल हो चुका। अब कोर्स किसका अकाउंट कैंसिल करो? माधव का अकाउंट, बीइंग फाइनल अमाउंट पेड, ऐसा रिसीट, इसको मिल रहा है ना, तो ये लिखेगा बीइंग फाइनल अमाउंट रिसीट। सेम एंट्री माधव भी पास करेगा। माधव के स्टेट से पैसा बाहर गया, दैट मीन्स फॉर माधव कैश इज गोइंग आउट। डेबिट के लिए एक लाइन ब्लैंक रखते हैं और कैश को पहले हम क्रेडिट कर देते हैं। माधव की स्टेट से काशीनाथ को जा रहा है 3500, तो काशीनाथ को दे रहा है वो, तो कैश इज गोइंग आउट 3500। रिमेनिंग अमाउंट 6500 वो दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। उसके पास पैसा ही नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पास कैश की डेफिशिएंसी है, तो ये 6500 को ये कहता है बैड डेट्स, तो ये क्या कहेगा? मेरे पास पैसा ही नहीं है, यानी डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट। जितना टोटल क्रेडिट उतना टोटल डेबिट जाएगा 10,000। किसको दिया जाएगा डेबिट 10,000 का? कोई ना कोई अकाउंट मुझे इसके सामने रिकॉर्ड करना है। बहुत इच्छा होती है बिल को डेबिट क्रेडिट करने की, तो प्रीवियस एंट्री में देख लो ऑलरेडी बिल कैंसिल करके अंदर आ चुका है माधव के लिए, तो वापस 8 में तो कैंसिल करना नहीं होगा ना, कैंसिल हो चुका है, अंदर आ चुका है, तो मैं बिल को नहीं कर सकती। एक अकाउंट उसने परमानेंटली काशीनाथ से रिलेटेड कैंसिल कर दिया हो, यानी बिल। फिर वो माधव और किसका अकाउंट कैंसिल करेगा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से काशीनाथ का, इसीलिए वो रिकॉर्ड करेगा काशीनाथ अकाउंट डेबिट कैंसिल करने के लिए बीइंग फाइनल अमाउंट पेड या बीइंग सेटलमेंट मेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हमने कल भी किए थे, आज भी हमने एक बार रिवाइज किया। अभी हम बढ़ते हैं आगे लेजर के लिए। तो सभी किसका अकाउंट क्वेश्चन में पूछा है, किसकी बुक्स में पूछा है, वो पहले रिकॉर्ड करो, बट उसके पहले ये लास्ट में एंट्रीज देखो तो सबको समझी है क्या? सबको एंट्री समझी है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो आपको आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स एंड प्रिपेयर माधव्स अकाउंट, अंडरलाइन माधव्स अकाउंट, यानी आपको किसका अकाउंट पूछा है? माधव का, तो प्रिपेयर करते हैं माधव्स अकाउंट। अब मैं डायग्राम कट कर रही हूं बोर्ड से, हेडिंग देंगे माधव्स अकाउंट, रूलिंग कंप्लीट करेंगे जिसे लेजर का रूलिंग होता है। डिवाइड द पेज इन 2 पार्ट्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
date, particulars, journal folio amount. On the right hand side, date, particulars, journal folio and amount. हेडिंग्स देंगे सभी, डेट, particulars, journal folio, amount on the left hand side and on the right hand side, date, particulars, journal folio, amount. और आपको कहा गया है प्रिपेयर माधव्स अकाउंट, माधव का अकाउंट पूछा है। तो माधव का अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? माधव खुद मेंटेन कर सकता है क्या? माधव अपने बुक्स में अपना अकाउंट कभी मेंटेन करता ही नहीं। माधव मेंटेन करता है काशीनाथ का अकाउंट। काशीनाथ अपने बुक्स में अपना अकाउंट कभी मेंटेन नहीं करेगा, तो काशीनाथ किसका अकाउंट मेंटेन करेगा? माधव। तो जब आपको कहा गया है कि प्रिपेयर माधव्स अकाउंट, तो किसका बुक यानी किसका जर्नल आपको देखना पड़ेगा? काशीनाथ का। तो हम ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ काशीनाथ। देखो क्वेश्चन में भी आपको दिया है प्रिपेयर माधव्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ काशीनाथ। इन द बुक्स ऑफ काशीनाथ यानी आपको काशीनाथ की बुक्स देखनी है, यानी काशीनाथ का जर्नल देखना है। यानी ये लेजर प्रिपेयर करते समय मुझे माधव का जर्नल देखना नहीं है, आप ये नहीं करेंगे। मेरे एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ये, ठीक? तो माधव के जर्नल की तरफ हमें देखना नहीं है, हमें काशीनाथ के जर्नल में जिस एंट्री में माधव अकाउंट होगा वो एंट्री माधव अकाउंट में पोस्ट की जाएगी। कोई भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। इतना तो हम 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक? तो डेबिट क्रेडिट होता है लेफ्ट हैंड राइट। अब पोस्टिंग करने के पहले ध्यान सबका होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल का स्पेसिफिकली दिया जाता है तो मैं सेल की एंट्री पास करती हूँ, फिर बिल ड्रॉ, फिर को जो भी कुछ होता है वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं उसको लेजर में एज इट इज पोस्ट करती हूँ। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन में सेल का ट्रांजैक्शन दिया हुआ नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि सेल हुआ ही नहीं? हुआ है। क्यों हुआ ऐसा मानना पड़ेगा? क्योंकि हम जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं वो ट्रेड बिल है जिसमें सेल तो हुआ ही है, इसलिए बिल ड्रॉ। पर कब हुआ मुझे नहीं मालूम, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको ना डायग्राम में शो किया ना मैंने उसको जर्नल में शो किया। बट सेल हुआ है ये आपको लेजर में बताना ही पड़ेगा बाय शोइंग ओपनिंग बैलेंस। एक बार वापस क्वेश्चन में अगर सेल का ट्रांजैक्शन दिया है तो मैं उसको डायग्राम में भी रिकॉर्ड करती हूँ, मैं उसको जर्नल में भी रिकॉर्ड करती हूँ, फिर इससे मुझे लेजर में भी, मैं इसको जर्नल है तो मुझे लेजर में तो पोस्ट करना ही है, बराबर। जब सेल का ट्रांजैक्शन दिया है तो मैं डायग्राम में भी शो करूंगी, जर्नल में भी शो करूंगी, लेजर में भी उसको पोस्ट करूंगी। बट इस क्वेश्चन में सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है तो मैंने डायग्राम में भी पोस्ट नहीं किया, मैंने जर्नल में भी पोस्ट नहीं किया। बट आपको लेजर में ये मेंशन करना ही पड़ेगा कि पास्ट में सेल हुआ है। ये लेजर में जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपका करेक्ट लेजर होने वाला नहीं है। आपको लेजर में ये मेंशन करना ही पड़ेगा कि सेल कब हुआ, पास्ट में हुआ। तो पास्ट की तो एंट्री में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, बट पास्ट को मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करूंगी? बाय शोइंग ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस आपको बताएगा कि पास्ट में सेल हुआ है। क्या कहा मैंने? एक बार वापस, जब क्वेश्चन में सेल का ट्रांजैक्शन दिया है तो मैं डायग्राम में भी शो करती हूँ, जर्नल में भी शो करती हूँ, विद द हेल्प ऑफ जर्नल उसको मैं लेजर में भी पोस्ट करती हूँ। बट जब आपको क्वेश्चन में सेल का ट्रांजैक्शन नहीं दिया जाएगा तो मैंने डायग्राम में शो नहीं किया, क्योंकि पास्ट में कभी तो भी हुआ है, उसका जर्नल एंट्री भी पास्ट में हो चुकी है, इसलिए मैंने उसको जर्नल में भी शो नहीं किया। जब जर्नल में शो नहीं किया तो मैं उसको लेजर में कैसे पोस्ट करूंगी? इसीलिए एंट्री तो मैं पोस्ट नहीं कर सकती, बट सेल पास्ट
हुआ है ये आपको बताना ही पड़ेगा, कहाँ, लेजर में, कैसे, बाय मेंशनिंग ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस आपको बताएगा कि पास्ट में सेल हुआ है। कैसे शो किया जाता है ओपनिंग बैलेंस, ध्यान सबका। हम किसने बुक्स में बनाया, काशीनाथ, तो काशीनाथ के लिए सोचो, काशीनाथ को माधव से अमाउंट इज रिसीवेबल और पेएबल, तो देखो काशीनाथ ने कौन सा बिल बनाया है, रिसीवेबल बनाया है, यानी उसको ये बिल का पैसा रिसीवेबल है, यानी ये गुड्स उसने बेची है जिसका पैसा उसको रिसीवेबल है, तो ये रिसीवेबल है अमाउंट, इसीलिए बिल ड्रॉ हुआ। ये आपको लेजर में शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे, रिसीवेबल के लिए रूल होता है डेबिट फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, तो ये ओपनिंग बैलेंस मुझे डेबिट में मेंशन करना पड़ेगा 40,000 का, डेट कुछ भी नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस आपको क्या बताएगा कि पास्ट में सेल हुआ है जिसका पैसा काशीनाथ को माधव से रिसीवेबल है। ये लॉजिक नहीं समझता तो सिंपल तरीका याद रखने का, काशीनाथ की बुक्स में हमने बिल कौन सा बनाया, रिसीवेबल, दैट मीन्स काशीनाथ को अमाउंट इज रिसीवेबल, तो रूल कहता है डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, और ये रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होने के कारण मैंने उसको डेबिट में लिखा, बट मुझे सेल दिया नहीं था तो मैं इसके सामने सेल्स नहीं लिख सकती क्योंकि मैंने इसकी कोई एंट्री पास नहीं की, तो ये सेल की एंट्री को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस में, और इसीलिए उस एंट्री को मैंने ओपनिंग बैलेंस करके मेंशन किया। लेजर में जब तक आप ये सेल पास्ट में हुआ मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपका लेजर करेक्ट अमाउंट पे टैली होने वाला नहीं है। मुझे टैली तो करना ही है ना, क्योंकि कंप्लीट ट्रांजैक्शंस है, तो मुझे टैली अकाउंट ये करना ही पड़ेगा। तो टैली करने के लिए जो सेल पास्ट में हुआ उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, बट सेल की एंट्री तो मेरे पास नहीं है, फिर मैं कैसे मेंशन करूंगी, तो वो सेल को मैं ओपनिंग बैलेंस ट्रीट करूंगी और मुझे ओपनिंग बैलेंस शो करना पड़ा। तो ये ओपनिंग बैलेंस मुझे हर क्वेश्चन में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये ओपनिंग बैलेंस कब रिकॉर्ड होगा, जिस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल नहीं दिया गया उस क्वेश्चन में लेजर में मुझे ये ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना पड़ेगा। फिर ये ओपनिंग बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट में सेल हुआ है जिसका पैसा काशीनाथ को माधव से रिसीवेबल है। रूल सेज डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, इसलिए मैंने वो बैलेंस डेबिट में लिखा। डन। जो भी डाउट होंगे इसके ऊपर हम करेंगे लाइव में डिस्कस। अब मैंने पहले मेंशन किया अमाउंट, बिल ड्रॉ हो रहा है 40 का, यानी गुड्स बेची है 40 की, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने शो किया 40,000। ये हर क्वेश्चन में बैलेंस नहीं आता, ये कौन से क्वेश्चन में आएगा, जिस क्वेश्चन में आपको सेल का ट्रांजैक्शन दिया नहीं है उस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है सबको, ठीक। रिसीवेबल बनाया, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, इसलिए मैंने वो डेबिट में मेंशन किया। डन। अब मुझे ओपनिंग बैलेंस शो करने के बाद ये जो पूरी एंट्रीज है फर्स्ट टू एट, जहां जहां माधव अकाउंट होगा वो एंट्री मुझे माधव में पोस्ट करनी पड़ेगी। कैसे पोस्ट करेंगे, फर्स्ट एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल टू माधव, इस एंट्री में माधव अकाउंट इन्वॉल्व है तो मुझे इसको माधव अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। माधव अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, तो माधव के क्रेडिट में ही पोस्ट करेंगे। डेट में अब हम लिख सकते हैं 1। ओपनिंग बैलेंस के सामने मैंने क्यों मेंशन नहीं किया, वैसे तो डेट भी नहीं दिए और कौन से डेट को ये ओपन हो रहा है अकाउंट हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमने इसको डेट यहां मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं। माधव अकाउंट क्रेडिट, तो माधव के क्रेडिट में 40,000 कि क्या लिखेंगे, अपोजिट नाम, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे लेजर को, मेरे साथ ही चलेंगे पोस्टिंग में, बाय बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इस एंट्री में ना माधव डेबिट हुआ ना माधव क्रेडिट हुआ, तो ये एंट्री माधव के अकाउंट में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, माधव डेबिट टू बैंक, माधव डेबिट यानी माधव के डेबिट साइड में
40,000। थर्ड, तो डेट में लिखेंगे 3। क्या लिखूं माधव में? मैं माधव का नाम नहीं लिख सकती, इसलिए 2 ban/कैश। उसके बाद 4, क्या माधव अकाउंट है क्या इन्वॉल्व? देखते हैं। माधव टू इंटरेस्ट, माधव इन्वॉल्व है। माधव अकाउंट डेबिट यानी माधव के डेबिट में लिखेंगे 250। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट, अपोजिट नाम, राइट। देन कैश टू माधव, माधव अकाउंट इन्वॉल्व है तो माधव में पोस्ट करो माधव अकाउंट क्रेडिट यानी माधव के क्रेडिट में बाय कैश 30,250। बिल्स रिसीवेबल टू माधव, माधव इन्वॉल्व है, माधव में पोस्ट होगा माधव अकाउंट क्रेडिट यानी माधव के क्रेडिट में बाय बिल्स रिसीवेबल 10,000। 7 माधव टू बिल्स रिसीवेबल, माधव अकाउंट इन्वॉल्व है, माधव अकाउंट डेबिट यानी माधव के डेबिट में 10,000। क्या लिखेंगे? अपोजिट नाम टू बिल्स रिसीवेबल। लेजर पोस्टिंग सबको आता है। 8th एंट्री, ध्यान सबका 8 के पोस्टिंग में क्या क्या एंट्री में अकाउंट इन्वॉल्व दिख रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, माधव अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री में माधव अकाउंट इन्वॉल्व है तो ये एंट्री माधव अकाउंट में जरूर पोस्ट होगी। माधव अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मैं माधव के क्रेडिट में पोस्ट करती हूँ, बट क्रेडिट में लिखते समय मैं अपोजिट नाम लिखती हूँ। अपोजिट एक है या 2 है? 2 है तो मुझे दोनों को लिखना पड़ेगा। बैड कैश अकाउंट 3,500, बैड डेट्स अकाउंट 6,500। इस तरीके से माधव को 8th एंट्री में टोटल क्रेडिट गया 10,000 जो माधव के सामने है। ठीक, तो माधव के क्रेडिट में हम लिखेंगे दोनों नाम, क्योंकि एक नहीं 2 अकाउंट डेबिट हुए हैं तो क्रेडिट में हम डेबिट वाले नाम लिखते हैं, तो बाय कैश बाय बैड डेट्स। ठीक, अब देखते हैं माधव अकाउंट बैलेंस शो करता है या टैली करेगा। क्या इस क्वेश्चन में माधव अकाउंट टैली होगा? यस। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, रिकवरी तक हमने पूरे कंप्लीट ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, तो माधव अकाउंट आपका टैली होना ही चाहिए। देखते हैं 40 + 40 80, 10 90 + 250 90,000 250 डेबिट की टोटल है। क्रेडिट देखते हैं 40 + 30 70 80 एंड ये 2 अमाउंट 10 दैट इज 90 एंड 250 दैट इज 90,250। टैली क्यों हुआ? सेल का ट्रांजैक्शन नहीं था, बट उस सेल को हमें बताना पड़ेगा कि पास्ट में हुआ है। कैसे बताएंगे? बाय शोइंग ओपनिंग बैलेंस। कैसे शो किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस? तो काशीनाथ ने माधव को गुड सेल की थी, यानी काशीनाथ को अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम माधव, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा डेबिट साइड में। ये नहीं समझ में आता है तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया। काशीनाथ ने कौन सा बिल मेंटेन किया है? बिल्स रिसीवेबल, तो रिसीवेबल डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, डेबिट में अमाउंट पोस्ट कर दी। ठीक, इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस आपको बताएगा कि पास्ट में सेल हुआ और इसीलिए सेल हुआ, फिर ओपनिंग बैलेंस हमने मेंशन किया, फिर बिल ड्रॉ की एंट्री पास की और सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट दिए हुए थे, इसलिए ये लेजर टैली हुआ। इस तरीके से 2 टाइप के लेजर हमने देखे। जिसमें सेल है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेल की एंट्री पोस्ट करो। सेल से पूरे लास्ट तक की एंट्रीज हमने पोस्ट की। जिस क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल नहीं है, पहले हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, फिर हमने फर्स्ट से लेकर के 8 तक सारी एंट्रीज पोस्ट की और लेजर टैली किया। इस तरीके से 2 टाइप में आपको लेजर पूछे जाएंगे, व्हेन सेल इज गिवन, व्हेन सेल इज नॉट गिवन। तो जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, सेल दिया है तो कैसे पोस्टिंग होगा, सेल नहीं दिया है तो किस तरीके से पोस्टिंग होगा, सबको क्लियर है।
डाउट भी होते हैं, लाइफ में हम डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट पीरियड में बढ़ेंगे बैंक फॉर कलेक्शन का ऑप्शन लेते हुए। ठीक, वही है, सिर्फ यहाँ डिस्काउंटिंग किया है, वहां बैंक को देंगे कलेक्शन के लिए, फिर रिटायर हो सकता है या इंसॉल्वेंसी हो सकती है। तो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पीरियड में बैंक फॉर कलेक्शन को लेते हुए। डन।